नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप HPRC के JBT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी आपने HPRC के TGT मेडिकल नॉन मेडिकल का सिलेबस तो देख ही लिया होगा। आपको पता चल गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर स्कोर किया जा सकता है। एक तो जो टफ लेवल की चीज़ होती है ना, उसके ऊपर अगर आप जितना भी फोकस करेंगे आप ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, परंतु जिन चीज़ों में स्कोर किया जा सकता है वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। तो ये स्कोरिंग चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, करंट अफेयर वगैरह, ये स्कोरिंग चीज़ें हैं। यहाँ से आप अगर 5-10 क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं करंट अफेयर के और वो आप ठीक कर आते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि मेरिट में वो थोड़े थोड़े नंबर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेंगे। फिलहाल डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ 8th पे कमीशन। अभी 8th पे कमीशन जो है वो चर्चा में आया, तो बोलते हैं कि ये जो 8th पे कमीशन है इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे नामित किया गया है। तो 8th पे कमीशन जो अभी बनाया गया, इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है वो किसको किया गया है, वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को जो है वो किया गया है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी जो पे कमीशन चलेगा वो कौन से नंबर का पे कमीशन जो है वो चलेगा, वो 8th नंबर का पे कमीशन जो है वो चलेगा। 8th नंबर का ये पे कमीशन चलेगा। और इसकी बात अगर हम करें कि ये पे कमीशन से होगा क्या, तो देखिए खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर सैलरी में काफ़ी हाइक मिलेगा, उनकी काफ़ी सैलरी जो है वो यहाँ से हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और 8th पे कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें 2 मेंबर हैं। एक मेंबर है इसके प्रोफेसर पुलक घोष। ये पुलक घोष का नाम आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो पार्ट टाइम मेंबर जो है वो इसके बनाए गए हैं। एक और मेंबर इसके बनाए गए हैं जिनका नाम पंकज जैन है। पंकज जैन जो है वो सेक्रेटरी हैं, इसके मेंबर सेक्रेटरी जो है वो इसके बनाए गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है पंकज जैन के बारे में। अच्छा, ये 2 नाम हो गए, पंकज जैन का, पुलक घोष का, और तीसरा नाम जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का हो गया। इन सब को आप ध्यान रखना। और 8th पे कमीशन जो है वो अभी अनाउंस किया गया है, वो भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं साइक्लोन मोन्था नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साइक्लोन ये है, एक साइक्लोन का नाम आपने ध्यान रखना है। इस साइक्लोन का नाम जो है वो किसके द्वारा जो है वो दिया गया है, साइक्लोन मोन्था का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। अगर हम साइक्लोन मंथा की बात करते हैं तो उसका नाम जो है वो थाईलैंड कंट्री के द्वारा जो है वो दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, साइक्लोन जब इंडिया में आते हैं, इंडियन ओशियन में जब साइक्लोन्स उठते हैं तो उनको नाम भी अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे कि ये साइक्लोन मोन्था जो है वो, इसको जो है, इसका जो मतलब होता है वो होता है ब्यूटीफुल और फ्रेगनेंट फ्लावर, यानी कि एक सुंदर सा फूल हो गया या फिर एक खुशबूदार फूल जो है वो हो गया, ये जो है वो मोन्था होता है। और बोलते हैं ये जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय थाईलैंड, ये नाम जो है वो थाईलैंड के द्वारा जो है वो दिया गया है। कुछ ऐसे साइक्लोन इससे पहले भी रह चुके हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज के द्वारा नाम दिए गए हैं, जैसे कि साइक्लोन शक्ति था एक, इसको श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया था। एक साइक्लोन फेंगल था, ये साइक्लोन फेंगल सऊदी अरबिया के द्वारा नाम दिया गया था। एक साइक्लोन दाना था, दाना साइक्लोन को नाम कतर के द्वारा दिया गया था। एक साइक्लोन अस्ना था, इसको पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया था। एक साइक्लोन जो था वो रिमाल था, रिमाल साइक्लोन को जो है वो ओमान के द्वारा जो था वो नाम दिया गया था। तो ये साइक्लोन्स के नाम आपने ध्यान रखने हैं। और साइक्लोन जो है वो इनको अलग अलग नाम से भी जो है वो अलग अलग कंट्रीज में जाना जाता है। और अब अलग अलग नाम से, जैसे कि इंडियन ओशन में जो चक्रवात उठेंगे उनको साइक्लोन जो है वो बोला जाता है। जैसे कि जो चाइना सी में साइक्लोन जो है वो आते हैं उनको टाइफून जो है वो बोला जाता है। टाइफून कहाँ पर बोला जाता है, चाइना सी में जो साइक्लोन आते हैं वहाँ पर बोला जाता है। और कैरिबियन सी में जो साइक्लोन आते हैं उनको जो है वो हरिकेन्स जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, हरिकेन्स उनको बोला जाता है। यूएसए में जो साइक्लोन आते हैं, यूएसए में उनको टॉर्नेडो जो है वो बोलते हैं, टॉर्नेडोज आपने ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उनको विली विली जो है वो बोलते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बोला जाता है। तो ये नाम ध्यान रखें। टाइफून हो गया, टाइफून जो है वो बोला जाता है चाइना सी में। इंडियन ओशियन में जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं। कैरिबियन सी में हरिकेन्स बोला जाता है। यूएसए में जो है वो टॉर्नेडोज बोला जाता है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज जो है वो बोला जाता है। तो इन नामों से जो है वो जानते हैं, ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद विज्ञान रत्न अवार्ड पोस्टमसली। तो बोलते हैं कि मरणोपरांत विज्ञान रत्न अवार्ड, विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, इससे किसको सम्मानित जो है वो किया गया। तो इससे सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को, जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो अभी हम रिसेंटली जो
कुछ भी रिवाइज करेंगे तो हम नोबेल प्राइज़ के बारे में जो है वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। पहले यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो एस्ट्रोफिजिस्ट थे एक, जिनका नाम जो है वो जयंत विष्णु नार्लिकर था, इनको जो है वो विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है और मरणोपरांत इनको जो है वो ये दिया गया है। अब नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करते हैं, नोबेल प्राइज़ अगर हम देखेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जो है ये जॉन क्लार्क को दिया गया है, माइकल एच डेवोरेट को दिया गया है और जॉन एम मार्टिनीज को दिया गया है। इन 3 लोगों को जो है वो दिया गया है। अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं केमिस्ट्री में जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो सुशुमू किटागवा को दिया गया है और रिचर्ड रॉब्सन को दिया गया है और उमर एम यागी को जो है वो दिया गया है। तो इन 3 लोगों को केमिस्ट्री में जो है वो दिया गया है। और अगर हम फिजियोलॉजी और मेडिसिन में बात करते हैं, तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है वो मैरी ई ब्रुनको को दिया गया है, फ्रेड रैम्सडल को दिया गया है और सिम्पसन शाकागुची को जो है वो दिया गया है। तो इन लोगों को मेडिसिन में जो है वो दिया गया है। और अगर हम लिटरेचर में बात करते हैं कि लिटरेचर में ये किसको दिया गया है, लिटरेचर में जो है वो लाज्लो क्रिश्चियन होराकाई को दिया गया है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप देख लेना। पीस में अगर हम बात करें तो मारिया कोरिना माचादो को दिया गया है। और अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो ये जोएल मोकेर को दिया गया है, फिलिप एगियन को दिया गया है और पीटर हॉविट को दिया गया है। तो इन 3 लोगों को ये इकोनॉमिक्स में जो है वो दिया गया है। तो नोबेल प्राइज़ भी हमने पढ़ लिए कि किस किस को जो है वो दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया, फिजिक्स में पढ़ लिया, मेडिसिन इनके फिजियोलॉजी में हमने पढ़ लिया, लिटरेचर में पढ़ लिया, ये पीस प्राइज़ हमने पढ़ लिया और इकोनॉमिक्स में जो है वो हमने पढ़ लिया। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछता है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी फील्ड में जो है वो दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ जो है वो टोटल 6 फील्ड में जो है वो दिया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। तो इनमें जो है वो ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट। तो अपेक की यहाँ पर बात की जा रही है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। बोलते हैं कि ये 2025 की समिट जो है वो इसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। इसकी मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की गई, तो इसकी मेजबानी साउथ कोरिया के द्वारा की गई। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोलते हैं अपेक की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अपेक की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1989 में जो था वो की गई थी। ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम जो है वो बनाया गया है। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रमोट करना। किसको प्रमोट करेगा, ये ट्रेड को, सस्टेनेबल ग्रोथ को और इंटीग्रेशन अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन, इन चीज़ों को जो है ये प्रमोट जो है वो करेगा। तो ये अपेक के बारे में जो है वो आपने ध्यान रखना है। और बोलते हैं करंटली अपेक में जो है वो 21 मेंबर जो है वो आते हैं। अभी 21 मेंबर जो है वो कौन कौन से आते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्रुनई आता है, हांगकांग आता है, न्यूजीलैंड आता है, पपुआ न्यू गिनिया आता है, फिलीपींस आता है, इंडोनेशिया आता है, चाइना आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया आता है, रशिया आता है, कनाडा आता है, यूनाइटेड स्टेट इसका मेंबर आता है, मैक्सिको इसका मेंबर आता है, पेरू, चिली और मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, ये सब जो है वो टोटल 21 मेंबर जो है वो यहाँ पर आते हैं। 21 मेंबर जो है वो यहाँ पर आते हैं। इन मेंबर्स के बारे में जो है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, 21 मेंबर्स आपने जान ली कि कौन कौन से 21 मेंबर्स आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेचेल्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में सेचेल्स के नए राष्ट्रपति जो है वो किसको बनाया गया है। सेचेल्स के नए राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है वो भी हम उनका नाम भी हम जानेंगे, परंतु कॉन्टेक्स्ट जानना भी ज़रूरी है कि क्यों सेचेल्स के नए राष्ट्रपति चर्चा में आए। एक चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये है कि जो राष्ट्रपति नए बनाए गए तो ऑब्वियसली चर्चा में रहेंगे। अब बोलते हैं किसको बनाया गया है, डॉक्टर पैट्रिक हेरमाइन को बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब क्यों सेचेल्स चर्चा में आया, अब देखिए डॉक्टर पैट्रिक हेरमाइन की अगर हम बात करें तो इनकी जो ओथ स्वीरिंग इन सेरेमनी थी, ओथ जो इन्होंने ओथ वहां पर जाकर ली, तो ओथ के लिए जो है वो इंडिया की ओर से जो है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जो था वो गए थे। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो श्री सीपी राधाकृष्णन जो है वो अभी बनाए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है वो इंडिया के नए जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो नए वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो स्वीरिंग इन सेरेमनी हुई 26-27 अक्टूबर को हुई, तब ये गए थे। और ये जो सेशेल्स कंट्री आती है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो विक्टोरिया जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है, विक्टोरिया इसकी कैपिटल आती है। और इसकी करेंसी की बात करें तो
इसकी करेंसी क्या आती है? इसकी करेंसी जो है वो आती है सेशेल्स रुपये कर सेशेल्स रुपया कर जो है वो इसकी करेंसी आती है। SCR भी इसको लिख देते हैं, सेशेल्स रुपया वैसे इसको जो है वो बोलते हैं। और विक्टोरिया जो है वो इसकी कैपिटल आती है। अच्छा, सेशेल्स जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में जो है ये कंट्री जो है वो आती है? तो सेशेल्स कंट्री जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में जो है वो आती है। तो आप मेंटली हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेबस जो आया है उसमें लिखा है 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड में मैप होता है, वहाँ पर कंट्रीज भी दी गई होती हैं और कोई भी कंट्री किसी के भी बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। देखिए, अगर आप HPRC के बाकी के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपकी स्टडी को ये एक प्रॉपर शेप देगी। आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी कमियाँ होती हैं, उनको एनालाइज करने में जो है वो आपको हेल्प मिलेगी और आप जो है वो मेरिट में प्रॉपर रैंक ला पाएँ। इसके लिए जो है वो आपको जो है वो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु उस मेहनत को जो शेप देने में हेल्प करेगी वो टेस्ट सीरीज ये बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च्ड बाय इंडिया अमंग द वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान इन 2025। तो बोलते हैं 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर जो है वो शुरू की गई वार्षिक त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, इसका क्या नाम रखा गया है? ये इंडिया की तीनों सर्विसेज जो हैं उनकी एक्सरसाइज जो है वो है, और इस ट्राई सर्विसेज को जो है वो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उस वेस्टर्न बॉर्डर पर जो है ये किया जा रहा है। तो और इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है त्रिशूल एक्सरसाइज। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। त्रिशूल एक्सरसाइज जो है वो इसका नाम है। इंडिया के द्वारा की जाने वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं आपको ऐसे ही मौखिक रूप से रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि इंडिया नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो करता है। इंडिया जो है वो जापान के साथ धर्मागार्जिन एक्सरसाइज जो है वो करता है। इंडिया इजिप्ट के साथ एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो करता है। इंडिया मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है वो करता है। इंडिया जो है वो एक्सरसाइज करता है एक खान क्वेस्ट कर, इसमें जो है वो USA भी शामिल होता है और मंगोलिया भी जो है वो शामिल होता है। इंडिया जो है वो इसके अलावा श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज स्लाइनेक्स कर एक एक्सरसाइज जो है वो आती है। और इंडिया और UK के बीच में एक्सरसाइज कोनकान होती है 2025 में, अभी ये हुई भी थी, अक्टूबर के महीने में हमने पढ़ी थी। वेस्टर्न इंडियन ओशन में ये हुई थी, और उससे पहले हमने इंडिया और USA के बीच में हुई एक्सरसाइज भी पढ़ी थी जो सितंबर के महीने में हुई थी। उसको एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास नाम जो था वो दिया गया था। और उससे पहले सितंबर में ही हमने एक और एक्सरसाइज पढ़ी थी, वो थी एक्सरसाइज मैत्री। ये एक्सरसाइज मैत्री जो था वो इंडिया ने थाईलैंड के साथ जो था वो की थी। सितंबर में ही जो था वो एक एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 भी हुई थी। इसमें अलग अलग कंट्रीज थी, जैसे कि USA, इजिप्ट, इंडिया, इस तरह की कंट्रीज यहाँ पर थी। और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कतर, ग्रीस, सिप्रस कंट्री है, इटली कंट्री है, यहाँ से भी फोर्सेस यहाँ पर शामिल हुई थी। और अगस्त के महीने में ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज हुई थी स्लाइनेक्स एक्सरसाइज कर। ये स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भी हमने जो है वो पढ़ी है। तो ये 2025 की अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दी। इन एक्सरसाइजेज को ध्यान रखना। और 2025 में भारत के द्वारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, वहाँ पर एक एक्सरसाइज की गई ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। तीनों सर्विसेज यानी कि तीनों सर्विसेज इंडिया की यहाँ पर शामिल थी, और इस एक्सरसाइज को त्रिशूल एक्सरसाइज नाम जो था वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025। तो ओशियन स्काई 2025 कर जो है वो एक्सरसाइज की गई है। ये किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा होस्ट की गई है? तो ये स्पेन कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट की गई है। स्पेन के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। चलो इतना ही एक्सरसाइज के बारे में हम ध्यान रखेंगे, परंतु स्पेन की कैपिटल और करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। स्पेन की जो कैपिटल आती है वो मैड्रिड जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है, और इसकी जो करेंसी आती है वो यूरो इसकी करेंसी जो है वो आती है। अब स्पेन जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अब स्पेन की बात करें कि कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो स्पेन जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। वेस्टर्न यूरोप में जो है वो स्पेन जो है वो आता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड लार्जेस्ट ये आता है वेस्टर्न यूरोप में। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में जापान भी दिया गया है। जापान जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में जो है वो आता है? तो जापान का भी आपने ध्यान रखना है कि जापान जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में जो है वो आता है। जो एक तरह से यूरेशियन कॉन्टिनेंट हम पढ़ते हैं ना, यूरेशियन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर जो है ये आता है। ठीक है,
यूरेशियन कॉन्टिनेंट एक बनता है, उसके भी ईस्ट में एक तरह से ये पड़ता है जापान। तो जापान का भी पता चल गया। जापान की कैपिटल क्या है, जापान की करेंसी जो है वो क्या है। जापान की कैपिटल और करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। जापान की जो कैपिटल आती है, इसकी कैपिटल टोक्यो में आती है, और जापान की जो करेंसी आती है वो जापानीज येन कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। जापानीज येन कर इसकी करेंसी है। यहाँ पर सिंगापुर दिया गया है। सिंगापुर की कैपिटल और करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर की कैपिटल जो है वो सिंगापुर ही आती है, और सिंगापुर डॉलर कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। सिंगापुर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में जो है वो आता है, अगर हम सिंगापुर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सिंगापुर जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में जो है वो आता है, एशिया में जो है वो सिंगापुर जो है वो आता है। ठीक है जी, तो ये सब आपने ध्यान रखना है। सिंगापुर के बारे में भी, स्पेन के बारे में भी, जापान के बारे में भी, भारत के बारे में तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोला गया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडी लाइम विच रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग इज मेनली कल्टिवेटेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि इंडी लाइम जो है वो अभी बोलते हैं अभी इसको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। बोलते हैं मुख्य रूप से इसकी खेती जो है वो कहाँ पर की गई है। तो इंडी लाइम की खेती जो है वो मुख्य रूप से जो है वो कर्नाटक में जो है वो की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इंडी लाइम की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक में की जाती है, और इसको जो है वो जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जीआई टैग की अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने की ये बात है। एक रेंडिया कर सिल्क है, इसको भी जो है वो जीआई टैग जो है वो मिला है। ये जो रेंडिया कर सिल्क आती है ये कौन से स्टेट की आती है, मेघालय की ये आती है। इसको जो है वो जीआई टैग जो है वो दिया गया था। और मेघालय का ही जो है वो खासी हैंडलूम भी था। खासी हैंडलूम को भी जो था वो जीआई टैग जो था वो मिला था। अभी इसी साल जो है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल को भी जो है वो जीआई टैग जो है वो दिया गया है। ये कौन से स्टेट का है वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है ये है अंडमान निकोबार का। इसको जो है वो जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अंडमान निकोबार के इस कोकोनट ऑयल को जो है वो जीआई टैग मिला है। और देखिए जीआई टैग जो है वो टोमेटो चिल्ली है एक, जिसको चाप्ता चिल्ली भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, चपाता चिल्ली को जो है वो जीआई टैग मिला है। ये कहाँ की है, ये जो है वो तेलंगाना की जो है वो है। तो इतने सारे जीआई टैग हमने पढ़ लिए। हिमाचल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, परंतु ये जो बाकी स्टेट्स के हमने जाने, ये हमने 2025 स्पेसिफिक जाने जो 2025 में चर्चा में रहे। ठीक है जी, तो जीआई टैग की जानकारी मिलने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चाबहार पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि ये चाबहार बंदरगाह जो है वो कौन सी कंट्री में जो है वो स्थित है। अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करते हैं तो ये जो है वो ईरान कंट्री में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए ईरान कंट्री में चाबहार पोर्ट जो है वो आता है। अब चाबहार पोर्ट की हम बात करते हैं कि चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में आता है, क्यों ये चर्चा में जो है वो आया। ईरान की स्थिति आपको पता ही है, तो इंडिया को जो है वो ईरान पोर्ट को, ईरान का ये चाबहार पोर्ट है, इसको लेकर जो है 6 महीने की छूट मिली है कि इंडिया 6 महीने तक यहाँ पर जो है वो काम कर सकता है। चाबहार पोर्ट के ऊपर यूएसए के द्वारा जो है वो सैंक्शंस लगा दिए गए थे, तब ये ज़्यादा जो है वो चर्चा में आ गया था। अब इंडिया ने इस चाबहार पोर्ट के ऊपर काफ़ी मेहनत जो है वो की हुई है, तभी इंडिया जो है वो कंसर्न रहता है इस चाबहार पोर्ट के लिए। दूसरी बात, इंडिया कब से इसको कंट्रोल कर रहा है, कब से इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो लगभग 2005 से जो है वो इंडिया इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और 2005 से जुड़ा हुआ है और इंडिया ने जो है वो एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड जो है वो 2015 में भी साइन किया। इसमें जो है वो इंडिया ने कहा कि एक शाहिद बहिश्ती पोर्ट आता है, उस पोर्ट को जो है वो हम डेवलप करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि ये शाहिद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शाहिद बेहस्ती पोर्ट जो है वो आता है। ये कहाँ पर जो है वो आता है, ये भी जो है वो यहीं पर आता है, ये भी जो है वो ईरान में ही जो है वो आता है। इंडिया के द्वारा ऐसे ही जो है वो सितवे पोर्ट भी जो है वो मैनेज किया जाता है। ये सितवे पोर्ट जो है वो कहाँ पर इंडिया मैनेज करता है, कौन सी कंट्री में करता है। ये सितवे पोर्ट जो है वो इंडिया म्यांमार में जो है वो मैनेज करता है, म्यांमार में डेवलप कर रहा है इस पोर्ट को। कोलंबो पोर्ट भी आता है, कोलंबो पोर्ट जो है वो श्रीलंका में जो है वो आता है, जिसको जो है वो डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। और ऐसे ही जो है वो एक जो है वो हाफिया पोर्ट भी जो है वो आता है। ये जो हाफिया पोर्ट आता है इसके ऊपर भी इंडिया का कंट्रोल है, इंडिया के स्टेक जो है वो यहाँ पर है। एक दुक्कम पोर्ट आता है, दुक्कम पोर्ट जो है वो कहाँ पर आता है, दुक्कम पोर्ट जो है वो ओमान में आता है। हाफिया पोर्ट इजराइल में आता है, ये ध्यान रखें, हाफिया पोर्ट इजराइल में, दुक्कम पोर्ट ओमान में जो है वो आता है। और एक जो है वो सबंग पोर्ट जो है वो आता है।
सबंग पोर्ट में भी इंडिया की पार्टनरशिप है और ये पोर्ट जो है वो इंडोनेशिया में जो है वो आता है। तो ये सारे पोर्ट हैं जहां पर इंडिया कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जुड़ा हुआ है इन पोर्ट्स के साथ। तो सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो बोलते हैं ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025 का, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक जो है वो चौथा रहा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चौथा रैंक रहने का मतलब ये है कि इंडिया से पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कोई ना कोई कंट्रीज हैं। तो पहले नंबर पर इंडिया जो पहले नंबर पर कंट्री है वो यूएस यूनाइटेड स्टेट जो है पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जो है वो रशिया कंट्री है और तीसरे नंबर पर जो है वो चाइना कंट्री जो है वो है और चौथे नंबर पर अपना देश भारत जो है वो आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से क्या पता चलता है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से जो है वो कंट्रीज की मिलिट्री स्ट्रेंथ पता चलती है, उनकी डिफेंस की कैपेबिलिटीज पता चलती हैं, उनका पूरे वर्ल्ड में कितना प्रभाव है वो जो है वो पता चलता है। ठीक है, उनके पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह के इक्विपमेंट है, किस तरह का डिफेंस बजट उनका है, उनकी मैन पावर भी इसमें इंक्लूड जो है वो की जाती है। ये सारे फैक्टर जो है वो देखे जाते हैं, तब इस इंडेक्स को जो है वो तैयार जो है वो किया जाता है। और ये इंडेक्स क्या बताता है कि इंडिया चौथे नंबर पर आता है। और इस तरह से अगर हमने कोई और भी इंडेक्स पहले पढ़ा है तो उसका रिवीजन करना भी जो है वो ज़रूरी है। हमने जो है वो क्या इंडेक्स पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि इंडिया का जो है वो फॉरेस्ट एरिया के बारे में हमने पढ़ा है कि ग्लोबली जो है वो कौन सा नंबर जो है वो आता है। तो इंडिया फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो 9th नंबर जो है वो इंडिया का जो है वो आता है फॉरेस्ट एरिया में। और अगर हम बात करते हैं 9th नंबर इंडिया का आता है, टॉप में जो है वो कौन सी कंट्रीज है? टॉप में रशिया जो है वो टॉप में आता है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील हमने पढ़ा था, तीसरे नंबर पर कनाडा हमने पढ़ा था, चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट जो था वो हमने पढ़ा था। हमने ऐसे ही जो है वो इससे पहले भी एक और इंडेक्स पढ़ा था, उसको हमने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो था वो नाम पढ़ा था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा था? ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया का क्या रैंक है। इसमें हमने इंडिया का 85th रैंक जो था वो पढ़ा था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का। 2025 का ये इंडेक्स है और 85th रैंक जो है वो इंडिया का यहाँ पर रहा है। तो ये इंडेक्स आपने रिवाइज कर लिया, फॉरेस्ट एरिया हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान समिट 2025। तो बोलते हैं 2025 में जो आसियान समिट हुई 2025 की, उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा जो है वो की गई, कौन सी कंट्री जो है वो उसकी होस्ट है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले एडिशन में, तो जल्दी से जो है वो आसियान समिट के बारे में कमेंट करके बताइए। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है वो दे दी जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।